आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट यानी बीए प्रथम वर्ष पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उदारवादी दृष्टिकोण। तो आज की इस क्लास में हम उदारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्ति समस्त मानवीय क्रियाओं व व्यवस्थाओं का केंद्र है। तो उदारवादी जो विचारधारा है वो जितनी भी मानवीय क्रियाएं और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो किसको मानती है? वो व्यक्ति को मानती है, और ये मानती है कि ये अन्य जो संस्थाएं हैं, समाज है और ये राज्य है, ये किसके लिए है? ये व्यक्ति के कल्याण के लिए। यानी जितने भी संस्थाएं हैं उनकी तुलना में उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानती है। इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्धारण, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यक्ति को केंद्र में मानकर ही की जानी चाहिए। इसलिए उदारवादी विचारधारा यह कहती है कि व्यक्ति सर्वोपरि है। जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कैसी भी हो, ये व्यक्ति के कल्याण के लिए। अतः इनका निर्माण भी व्यक्ति को केंद्र में मान करके करना चाहिए। उदारवाद न तो सिद्धांतों का समय है और न ही कोई विशेष सिद्धांत। उदारवाद जिस प्रकार व्यक्ति को समस्त मानवीय व्यवस्थाओं का केंद्र मानता है, इस आधार पर प्राक उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना जाता है। अब हम देखते हैं उदारवाद का शाब्दिक अर्थ। उदारवाद की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। उदारवाद का जनक है वो किससे माना जाता है? तो माना जाता है जॉन लॉक को। जॉन लॉक है वो उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित एक आधुनिक विचारधारा है, जिसका विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो उदारवाद का जन्म कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। कब हुआ? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा चरमोत्कर्ष पर था, यानी अपने चरम सीमा पर थी। डेविड स्मिथ जो प्रमुख विचारक है वो कहता है कि उदारवाद ऐसी नीतियों और तरीकों में विश्वास और प्रतिबद्धता है जिसका सामान्य उद्देश्य है व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता। तो उदारवाद जो विचारधारा है ये व्यक्ति को महत्व देती है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिलाना चाहती है। यदि हम कालक्रम पर जाएं तो उदारवाद को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातन या नकारात्मक उदारवाद। तो जो कालक्रम के यदि हम देखें तो उदारवाद को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है नकारात्मक उदारवाद और दूसरा सकारात्मक उदारवाद। तो नकारात्मक उदारवाद जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला। पुरातन उदारवाद के समर्थकों में जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम ये नाम प्रमुख है। तो नकारात्मक उदारवाद के ये प्रमुख विचारक हैं। जॉन लॉक जो कि उदारवाद का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम ये प्रमुख विचारक हैं। इन उदारवादियों ने यद्भावम का सिद्धांत यानी लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया। इन विचारकों ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया, जिसका तात्पर्य था कि राज्य व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दे और उसके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। यानी व्यक्ति के मामलों में मतलब कम से कम राज्य हस्तक्षेप करे, यानी कानून नाम की जो ये व्यवस्था है ये कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना कानून का शिकंजा ज़्यादा होगा व्यक्ति की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता, वो उतनी ही कम होगी। तो उन्होंने इस सिद्धांत ने यह कहा कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो और जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें। इसके लिए उन्होंने ये तर्क दिए थे। पहला है व्यक्ति अपने हितों के बारे में राज्य से सरल तरीके से सोच सकता है। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति अपने हित अच्छी तरह से जानता है, यानी व्यक्ति को क्या काम करने में भला है, क्या काम करने में उसका अहित है, बुरा है, तो ये वो अच्छी तरह से जानता है। और सबसे अच्छा तरीका व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या है हो सकता है, ये अच्छी तरह से व्यक्ति सोच सकता है। राज्य द्वारा अधिक कार्यों किए जाने से व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। यह राज्य के हित में है कि सर्वश्रेष्ठ का अस्तित्व ही बरकरार रहे। राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे।
पुरातनवादी उदारवादी राज्य को मात्र एक ही कार्य सौंपते हैं कि राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करे, ताकि अराजक रहित वातावरण में आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। तो देखो ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है नकारात्मक उदारवाद कि व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें, इतना ही काम करना चाहिए राज्य को कि शांति और व्यवस्था बनी रहे। अब देखो दूसरा है उदारवाद का दूसरा रूप है या प्रकार है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। पहला क्या था? नकारात्मक उदारवाद, और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो यह वो चला था 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, और ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से चला आ रहा है। इसके प्रबल जो समर्थक हैं वो है J.S. मिल, ग्रीन और लास्की। ये तीन प्रमुख विचारक हैं आधुनिक उदारवाद के, J.S. ग्रीन, लास्की व J.S. मिल। इन विचारकों ने यह महसूस किया कि पुरातन उदारवादी के इस सिद्धांत का परिणाम कुछ ही लोगों के हाथों में पूंजी के केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। इसमें संशोधन किया जाए। इस संशोधन को आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कहा गया। आधुनिक उदारवाद के अनुसार राज्य का कार्य उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का विकास हो सके। आधुनिक उदारवाद सिद्धांत से ही 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा विकसित हुई थी। तो ये तो था उदारवाद का अर्थ। उदारवाद के प्रकार, दो प्रकार थे उदारवाद के, एक था नकारात्मक उदारवाद और दूसरा था आधुनिक उदारवाद। अब है उदारवाद के जन्म के प्रमुख कारण, यानी उदारवाद का उदय क्यों हुआ। तो पहला कारण है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। उदारवाद के जन्म के जो प्रमुख कारण है, उदय के जो कारण हैं, उनमें सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। श्रमिक और कृषक पूंजीपति वर्ग के अधीन थे। व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता था तथा गतिविधियों के संबंध में अनेक नैतिक व धार्मिक नियम थे। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप समृद्धि आई, यानी खुशहाली आई, तथा आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आने लगे, जिससे नए समर्थशाली वर्ग उत्पन्न हुए, जिनका ध्येय या जिनका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक धन का अर्जन करना था। कहने का मतलब है कि समाज के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन ये, जिनमें से नैतिक धार्मिक परिवर्तन तो थे ही थे। इसके अलावा क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समृद्धि आई, आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुए और नए समर्थशाली वर्ग समाज में उत्पन्न हुए। और उन समर्थशाली जो वर्ग थे समाज में, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन अर्जित करना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। इस वर्ग ने आर्थिक क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इससे ये आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक समर्थशाली हो गए, जिस कारण यह जो वर्ग था वो सामाजिक जीवन में बहुत ही प्रभावशाली हो गया। इस वर्ग ने अपने प्रभाव के बल पर इस बात को स्वीकृति दिला दी कि आर्थिक जीवन में किसी भी तरह का नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की इस भावना ने उदारवाद को जन्म दिया। तो ये प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है पुनर्जागरण। प्राचीन समय में यूनानी सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन को विशेष महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का जो रूप था वो लौकिक था। यूनानी लोगों ने कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। लेकिन मध्यकाल के चिंतन में पारलौकिक मान्यता को अपना लिया गया और चिंतन का एकमात्र केंद्र बिंदु ईश्वर हो गया, जिस कारण जीवन के कई क्षेत्र में प्रगति है वो रुक सी गई, यानी उसमें प्रगति में कोई तेज रफ्तार नहीं हुई और व्यक्ति की महत्ता को भुला दिया गया। आधुनिक युग में पुनः यूनानी चिंतन पर दृष्टि डाली गई और नवजागरण के नाम पर बौद्धिक आंदोलन शुरू हो गया, जिस कारण लोगों के चिंतन में, आदर्शों में, विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। पुनर्जागरण ने व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्चता प्रदान की और दृष्टिकोण को लौकिक बनाया तथा यह सिखाया कि सत्य की प्राप्ति के लिए अंधविश्वास नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक चाहिए। इस प्रकार पुनर्जागरण ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देकर उदारवाद को जन्म दिया।
तीसरा है धर्म सुधार। उदारवाद के जो उदय के प्रमुख कारण हैं उनमें तीसरा प्रमुख कारण है धर्म सुधार। मध्य युग में धार्मिक निरंकुशता अपने चरम पर थी, जिसने राजनीतिक निरंकुशता को भी पाला पोसा था। पोप धार्मिक निरंकुशता के सर्वोच्च पर थे। पोप शास्त्रों की जो व्याख्या करते थे वह प्रमाणिक होती थी। 16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार प्रारंभ हुआ। ज्विगली व काल्विन व मार्टिन लूथर आदि धार्मिक सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का प्रबल विरोध शुरू कर दिया। इन धार्मिक धर्म सुधारकों ने परंपराओं को अमान्य करते हुए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया और यह बतलाया कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तथा धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार धार्मिक सुधार ने धर्म में व्याप्त सारी बुराइयों का अंत करके व्यक्ति को वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इस धार्मिक स्वतंत्रता ने उदारवाद का मार्ग है वो प्रशस्त किया। तो धर्म सुधार ने भी उदारवाद को जन्म दिया। चौथा प्रमुख कारण है उदारवाद के उदय में, वह है निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध। निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उदारवाद के जन्म का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण रहा। यूरोपीय शासन सत्र में 18वीं शताब्दी में निरंकुशता के लिए प्रसिद्ध रहा। कई राजाओं ने राज्य को दैवीय उत्पत्ति का स्वरूप बतलाकर स्वयं को ईश्वर का अवतार माना और कहा कि उनके आदेश स्वयं ईश्वर के आदेश हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करें कुछ राज्य तो इतने निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गए थे कि जनता के जीवन के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, कानूनों को अर्थहीन कर दिया और स्वयं के आदेशों को कानून का स्थान देकर नागरिकों पर अत्याचार किए और उन्हें अपने मनमाने आदेशों के लिए बाध्य किया, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जिस कारण अनेक विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया और उदारवाद को जन्म दिया। तो निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध भी हुआ, क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत निरंकुशता वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। कई राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने आप को ईश्वर का अवतार बताया कि यहाँ पर हमें शासन करने के लिए ईश्वर ने उनका अवतार किया है, उस ईश्वर ने उनको यहाँ पर भेजा है। तो इस तरह मतलब कुछ जो राजा महाराजा थे वो इतने निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गए कि उन्होंने जनता के जीवन के जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। जो कानून थे उनको अर्थहीन कर दिया और स्वयं के जो आदेश हैं उनको ही क्या बना दिया, उन्होंने कानून बना दिया। और लोगों के ऊपर इतने भयंकर अत्याचार लोगों ने मतलब राजा महाराजाओं ने करने शुरू कर दिए कि जिसके कारण जो व्यक्ति का जो जीना था वो भी बहुत ही कठिन हो गया। तो ये जो इस प्रकार के जो राजा महाराजाओं जो आदेश थे उनके विरोधी जनता में चेतना जागृत हुई और उन्होंने इस प्रकार के जो राजा महाराजाओं के जो कार्य थे, जो उनके मनमाने आदेश थे, उनके विरुद्ध उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, उदारवाद का जन्म हुआ। तो ये 4 प्रमुख कारण थे उदारवाद के उदय के। अब आगे है उदारवाद के मूल सिद्धांत। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने उदारवाद क्या है, उदारवाद का अर्थ, उदारवाद के 2 प्रकार, एक नकारात्मक उदारवाद और दूसरा सकारात्मक उदारवाद, और उदारवाद का उदय क्यों हुआ, उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण जिनमें से ये 4 प्रमुख कारण थे वो उनका हमने आज की इस क्लास में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा।